उदयपुर वाले आपका जयपुर वाले उदयपुर आप ही उदयपुर की अब उदयपुर के थे कैसे अब तो ये नहीं चाहते कौन नहीं मैं अजमेर का हूँ ना उदयपुर का हूँ जयपुर नहीं अजमेर में तो यही कहते हैं सिंगल क्या थोड़ा सा हाँ बता रहे ना यू तो सब पीछे तय करके आए। अच्छा बीएन की तरफ से तो स्वागत है। मैं भी रहा हूँ शिक्षा में हैं। हाँ अरे वाह 77 में लोग कई वर्षों तक 77 में यहाँ से किया शिक्षा बीएन में बहुत बाद लोग सैकड़ साहब गुमान सिंह जी है तब बीएन में ही होते हैं सेकंड ईयर आदर्श राजनीति की पंडित दीनदयाल संयुक्त और 4 उन्नीस सौ 64 शिक्षा वर्ग का जो कार्यक्रम था उसमें पहली बार एकात्मवाद के विषय पर अपने विचार प्रकट किए थे और आगे जाकर उसी दर्शन पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व आज का जो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश शर्मा साहब हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी साहब स्वागत करें भोपाल गोवन विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद सिंह राठौड़ साहब से निवेदन है कि आप श्रीफल भेंट करें। सागर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कन्हैयालाल भैरवान और पंडित दीनदयाल साहब के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक प्रोफेसर श्री युवराज सिंह राठौड़ साहब राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय सर पकड़ी सर पकड़ी सर श्री अश्विनी जी दलवी के सह सचिव श्री नीरज जी कुमावत श्रीफल भेंट करेंगे और डॉक्टर
इधर कि आप शोर उड़ाकर स्वागत के डीन प्रोफेसर रेणु राठौर शरीर का विकास मैं आज का जो कार्यक्रम राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की ओर से हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए स्थापित किए। आपकी श्रेष्ठ शैक्षणिक प्रशासनिक उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए कई सम्मानों से आपको नवाजा गया है। वर्ष 2014 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महर्षि वाल्मीकि एकात्म मानव दर्शन हीरक जयंती समारोह आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर मुबारक यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में स्वागत वंदन अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज से ठीक 60 वर्ष पूर्व एकात्म मार्गदर्शक के बीच इसी कुल के सांस्कृतिक प्रांगण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने बोए थे। मंचस्थ आदरणीय अतिथिगण, पूज्य प्रभुजन, प्रिय उपस्थित सेवा शक्ति, आप सभी का इस पूरी अवसर पर सादर सप्रेम सशब्द स्वागत करते हुए मेरे मन की एक ही भावना उठ रही है। आप सभी के बढ़ाने से ये सभा ही नहीं बल्कि ये संपूर्ण स्थल ही तीर्थ बन गया है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता पर हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर वासुदेव देवनानी साहब, आज भी अजमेर आपका जन्मस्थली रही है, लेकिन मुख्य रूप से कर्मस्थली उदयपुर रही है और लगातार 2003 से अभी तक 5 बार आप विधायक चुने गए। ये आपकी लोकप्रियता और जन जन की भावना को प्रेरित करने वाली है कि आप किस तरह से अपनी सेवाएं देते आए हैं। आपने विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए 2003 से 8 में तकनीकी शिक्षा मंत्री, 2013-18 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार रहे। आप श्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा देश की अन्य विधानसभाओं से श्रेष्ठ से ज्यादा दिन चल रही हैं। ये आपका कुशल नेतृत्व के परिणाम है। आप श्री का सादर वंदन अभिनंदन स्वागत। आज के हमारे प्रमुख अतिथि प्रमुख वक्ता के रूप में माननीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा साहब, आप राजस्थान के चुरू से पधारते हैं। आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। आपातकाल में 1975 से 1977 में जेल में निशा बंदी रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि, दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक जीवन चरित्र दर्शक के विचार पे आपने बहुत ही अद्भुत कार्य किया। 1983 से साप्ताहिक विश्व वार्ता अपना देश स्तंभ के निमित्त आप लिखते रहे हैं। 1986 में दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव बने। मंथन के भी आपके संपादक रहे हैं। 1996 से 2002 तक आप राज्यसभा के सांसद रहे। 2002 से 2004 तक नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष रहे। 2006 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष रहे। इस तरह आपने इसको संपूर्ण राज्य नहीं बल्कि राष्ट्र स्तर पे बहुत ही अद्भुत कार्य आपने किया है और हमेशा आप जो भारतीय संस्कृति और संस्कार की बात है उसकी सबसे प्रिजर्व रखें, कैसे हमारे युवाओं में ट्रांसफॉर्म करें। आपने बहुत बड़ा काम करते हुए 15 खंडों में हिंदी व अंग्रेजी में प्रकाशित पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वांग्मय में संपादक आपने किया। अपने लेखन से आप अद्भुत सेवा अभी भी देते आ रहे हैं। आपका स्वागत। हमारे इस अवसर पर इस पूरे प्रोग्राम की जो हमारे जिनका हमें साधन मिल रहा है, जो उनकी पूरी प्रेरणा मिली है, वो है हमारे माननीय M.H. शिपा साहब।
शिवा साहब दीनदयाल पंडित उपाध्याय की स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन पहले आप कुलपति भी रहे हैं, बहुत ही अकादमिक कार्य आपने किए हैं, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं बहुत ही अद्भुत हैं। और आपने ये प्रोग्राम ठीक 60 वर्ष बाद हमारी संस्था को दिया, इसके लिए हम तो आपके प्रति बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। हमारे इस संस्थान गोपाल संस्थान के सचिव आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आर्या, जो विगत 24 साल से सचिव के रूप में अपनी अहम सेवाएं इस संस्थान को दे रहे हैं, जो कुछ आज इस संस्थान को 103 साल की संस्थान को देखते हैं, इसका आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर मोहम्मद सिंह जी राठौर, जिनके पिता ने जिस 4-5 जून 1964 को जो यहाँ पॉलिसी हुआ था, उसमें आपके पिताश्री कीर्तिशेष स्वर्गीय भगवान सिंह जी साहब गिराते थे और उनके सानिध्य में प्रोग्राम हुआ था। आज इतिहास पुनरावृत्ति कर रहा है, उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर मोहम्मद सिंह जी के इस सानिध्य में प्रोग्राम हो रहा है। एक बहुत ही अद्भुत सहयोग की बात है। हमारे यहाँ सामने बहुत ही प्रभु से विराजमान है, उसमें हमारे पूर्व मंत्री माननीय अरुण जी साहब विराजमान है, प्रोफेसर बीएल चौधरी साहब जो पहले कुलपति भी रहे हैं और इस संस्था के हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं, माननीय प्रोफेसर लोकेश शेखावत साहब पूर्व कुलपति, डॉक्टर एस उपाध्याय साहब, अतुल जैन साहब, जेपी सोनी साहब, कन्हैयालाल जी जो सागर से सेंट्रल मिनिस्ट्री के कुलाधिपति हैं, राजेंद्र सिंह जी शेखावत जो उपाध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय समिति के हैं, नीरज जी कुमावत, हेमंत जी, श्रीमाली साहब, विप्लव जी और सभी प्रबुद्धजनों का मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब एकात्म मार्गदर्शन की बात की तो वे मनुष्य को शरीर मात्र नहीं बल्कि जीव, बुद्धि, हृदय और आत्मा का सामूहिक स्वरूप मानते थे। उनका कहना था यदि समाज के भीतर संबंधों की गर्माहट प्राप्त हो जाए तो राष्ट्र केवल भीड़ बन जाएगा। राष्ट्र का निर्माण संबंधों से होता है, शोषण से नहीं। पंडित जी अक्सर कहा करते थे, मैं आज राष्ट्रीय आत्मा की बात करना चाहता हूँ, उस राष्ट्र की जो न केवल सीमाओं से बनता है, न केवल संविधान से बनता है, बल्कि संबंधों से, संवेदनाओं से और समर्पण से। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा जरूरी है, चारों मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसी प्रकार देश, संकल्प, धर्म और आदर्श के समुच्चय से राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है जिसे हम चिति कहते हैं। चिति समाज की जंजाल प्रकृति होती है, इससे लेकर ही समाज का निर्माण होता है। स्मरण पंडित जी अक्सर स्मरण कराया करते थे कि राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति में होती है। संस्कृति सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है। एक बार पुनः अतिथि देवो भव जैसे आठ पार्टी के आलोक में 73 उपनिषद के भाव को प्रकट करते हुए मेरे भावी गुलाम बनूंगा। जिस जगह पर अतिथि को देवता के समान मानने की परंपरा हो, जहाँ आगंतुकों का स्वागत केवल विधि नहीं विषयों की ऋचा से हो, यहाँ आप सब जैसे ज्ञानी साधक और सब दर्शक पधारते हैं तो यह स्थान केवल मंच नहीं धर्म का केंद्र बन जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का स्वागत वंदन। विश्वविद्यालय भोपाल के संस्थापक कुलपति के रूप में सुशोभित हुए हैं। वर्तमान में आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह के माननीय अध्यक्ष हैं। माननीय देवनानी साहब, आदरणीय महेश शर्मा, शिव सिंह जी, मोहम्मद सिंह जी, दरिया जी, कक्ष में बैठे विद्वत बंधुवर्ग, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि जिस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस प्रांगण में एकात्म मानववाद
की जो प्रथम तत्व मीमांसा की थी, उस सबके कुछ लोग साक्षी हैं, यहाँ विराजे हुए हैं, और हम सबको उस समय का जो दृश्य था, हमारे महेश जी, रामपाल सिंह जी, लोकेश जी, सोनी जी, श्री राम जी, ये सब विद्यार्थी दीनदयाल जी के, तो आज इनके मुख से ये सब हमें सुनने को मिलेगा। मित्रों, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और दीनदयाल जी उपाध्याय, ये दो राष्ट्रवादी विचारक थे। दीनदयाल जी ने अपने गहन चिंतन के बाद जो एकात्म मानववाद की अवधारणा दी, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से जिस रूप में मुंबई में उन्होंने भाषण दिया उस रूप में एक ही दिन में प्रकट हो गई। उसका एक काफी लंबा इतिहास है। राजस्थान में जो जिस दिन उन्होंने 4 और 5 जून को 1964 में जो वक्तव्य दिया था, वो एकात्म मानववाद का जो फाइनल वर्जन था उसका करीब 60% उन्होंने राजस्थान को दिया था। इससे पहले भी उन्होंने जो एकात्म मानववाद की जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, कहीं राष्ट्र के बारे में, कहीं चीज के बारे में, कहीं अलग अलग, लेकिन राजस्थान में उदयपुर में स्नोबॉस कॉलेज में जो वक्तव्य दिया उसको ही आगे उन्होंने ग्वालियर में बढ़ाया। जब ग्वालियर में लगा कि नहीं ये तो जोरदार चीज है, लोगों ने कहा भी इनको, तो उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली स्टेज में, और उन्होंने उस पुस्तक को जिला स्तर के कार्यकर्ताओं में पढ़वाई और कहा कि हम जनवरी में विजयवाड़ा मिलेंगे, पढ़कर आना, कोई डिस्कस करना तो कर लेना। और फिर विजयवाड़ा में जनवरी 1965 में जनसंघ का त्रिपाठी अधिवेशन हुआ और उसको स्वीकार किया। जब ये अधिकृत पत्र वहां बन गया तो मुंबई में 22, 23, 24, 25 अप्रैल 1965 को उन्होंने 4 दिन तक व्याख्यान किए, और उन व्याख्यानों के बाद पूरे दुनिया में, भारत में इस पर चर्चा शुरू हुई। तो मित्रों, अभी दीनदयाल शोध संस्थान नई दिल्ली ने इन्हीं डेट्स में 22, 23, 24, 25 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम किया, और उस दिन जितने दीनदयाल जिससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि पूरे वर्ष पर, इस हीरक जयंती के अवसर पर हम पूरे देश में ऐसे कई कार्यक्रम करेंगे। उन्हीं कार्यक्रम के कड़ी के रूप में हमने आपको कष्ट दिया है, और उसके तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित। मित्रों, जो दीनदयाल जी उन्होंने तो अपना विचार दे दिया, वो तो चलेगा। अब आज दुनिया में इस विचार की आवश्यकता है, लेकिन इस विचार को बढ़ाने के लिए हमें वैचारिक योद्धा चाहिए। उन वैचारिक योद्धाओं को एक ऐसी पगडंडी तैयार करनी है जिस पर एक दीनदयाल जी का जो चिंतन है वो आगे बढ़े, और उस पगडंडी को तैयार करने के लिए हमने आप सबको आमंत्रित किया है। मित्रों, अब क्या करना है, ये अपने 2 दिन तक जो विद्वान अतिथि लोग हैं, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनके श्रीमुख से हमें सुनने को मिलेगा। हमने यहाँ ऐसी सभी संस्थाओं को आमंत्रित किया है जो दीनदयाल के नाम से संचालित। हमने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है जिनको इस विचार को आगे ले जाना है। मित्रों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता है वो यह है
कि सभी कार्यकर्ताओं में दीनदयाल भाव कैसे क्रिएट किया जाए। जब तक दीनदयाल भाव उत्पन्न नहीं होगा, इस विचार को हम आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम दीनदयाल भाव अपने मन में, अपने दिल में उत्पन्न करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। 2 दिन तक हम 6 सत्र आयोजित करेंगे। 6 सत्रों में एक प्रथम उद्घाटन और प्रथम सत्र है राजनीतिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला सत्र है वो साहित्यकार और पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय। और तीसरा जो सत्र है उसमें दीनदयाल संस्थान और गैर सरकारी संगठन उस पर रखा गया है। और 4 बजे एक प्रदर्शनी का आयोजन है जिसमें जयपुर में जो प्रदर्शनी जो स्मारक है उसकी सारी जो वहाँ दिखाया गया वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। शाम को सार्वजनिक कार्यक्रम है और सार्वजनिक कार्यक्रम में हमारे गुलाब जी कटारिया हमारे मुख्य अतिथि हैं, माननीय महेश जी हमारे मुख्य वक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन सिंह जी राठौड़ हैं, वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। उसके बाद भोजन है और उस भोजन की खास बात यह है कि जो दीनदयाल जी को पसंद था वो आपको मिलेगा। इसलिए जो लोग अभी रुके हैं वो शाम तक उनको रुकना है, भोजन तक रुकना है और आप ढूंढोगे उसमें कि इसमें कौन सी चीज दीनदयाल जी पसंद है। कल सुबह 9 बजे फिर सत्र चालू होंगे और उसमें पहला जो सत्र है माननीय अनिल जी वो मार्गदर्शन से प्राप्त होगा। उसके बाद में शिक्षा और भाषा पर मुकुल जी कार्यकर का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। और फिर शोधार्थी जिन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं उनका वाचन होगा। और यहाँ जो दीनदयाल जी के विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने दीनदयाल जी से उस बौद्धिक वर्ग में शिक्षा ग्रहण की है उनका सम्मान, उनका कथन होगा। तो आप जब वो कथन सुनोगे तो बड़े आश्चर्य होंगे और आप अपने मन में सोचोगे कि इनका जीवन और हमारे जीवन में कितना अंतर है, इनके जीवन का दीनदयाल भाव और हमारे चिंतन का दीनदयाल भाव कितना है। तो ये उनके कथन से मिले। और शाम को कोई 6 से 8 सार्वजनिक कार्यक्रम होगा जिसमें अपने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ जी बाबरे वो मुख्य अतिथि होंगे और मुकुल जी कार्यकर मुख्य वक्ता होंगे और गौतम जी का विशिष्ट अतिथि होंगे और हमारे शिव सिंह जी, आगरिया जी, मोहम्मद सिंह जी ये हमारे शासक होंगे। तो इस तरह से 2 दिन का कार्यक्रम है। आपने यहाँ पधार कर हमारे वैचारिक योद्धा उत्पन्न करने के कार्यक्रम में जो साथी बन रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं, आपका पुनः स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चीफा साहब। सब कार्यक्रम से पहले हमारे पुस्तक का विमोचन के लिए मुझे बताया गया है एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो विचारधारा की पूंजीवाद ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाया और साम्यवाद ने लोगों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। इसी बीच में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय साहब का धन्यवाद। यह एक ऐतिहासिक समारोह शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए यह समारोह एक ऐसी स्मृति होगी जो कभी रिपीट नहीं होगी। यह कभी रिपीट नहीं और इस कभी भी रिपीट न हो सकने वाली सभा को
आयोजित करने वाले हम सबके प्रिय डॉक्टर मोहनलाल चीफा, मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूँ। जब 1964 में मैं यहाँ 10वीं की परीक्षा करके प्रथम वर्ष से शिक्षा वर्ग में आया था, तब यह भोपाल नोबल कॉलेज था। आज 7 वर्ष बाद उन्हें जब मैं आया हूँ, तब यह भोपाल नोबल विश्वविद्यालय है। यहाँ के आदरणीय कुलगुरु मोहम्मद सिंह जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपने इतिहास के शिक्षण को अपने विश्वविद्यालय में एक आधिकारिक स्वरूप दिया, निश्चय ही आप अभिनंदन के पात्र हैं। नागर राय नागर ये उदयपुर के सार्वजनिक और अकादमिक जगत की एक अविस्मरणीय प्रतिभा रहे। उनकी स्मृति में चलने वाले शिक्षण संस्थान का जो कुलगुरुत्व निर्वहन कर रहे हैं और शिव सिंह जी, वो भी इस आयोजन के सहभागी हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर इन विश्वविद्यालयों और दीनदयाल जी के संस्थानों के कार्यकर्ता बैठे हैं। सबका परिचय यथासंभव होगा, लेकिन ये जो 4 और 5 जून का दीनदयाल जी के बौद्धिक वर्ग हैं, जो शीर्षक इस किताब में है, वो शीर्षक उस बौद्धिक वर्ग का नहीं। उस बौद्धिक वर्ग का जो शीर्षक है वो है हिंदू संस्कृति की विशेषताएं। और उस बौद्धिक वर्ग को सबसे पहले जिन्होंने उसका कार्य प्रकाशित किया, वे जागृति प्रकाशन के आदरणीय कृष्णानंद सागर हमारे बीच उपस्थित हैं। कृष्णानंद जी दर्शन दीजिए, कृष्णानंद जी दर्शन दीजिए, खड़े हो जाइए क्या। कृष्णानंद जी संघ के बहुत पुराने प्रचारक रहे। दीनदयाल शोध संस्थान में संग्रहालय के इंचार्ज रहे। बाद में जागृति प्रकाशन से इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की। तो इनका एक अद्भुत कार्य है, और वह कार्य है भारत विभाजन के बारे में आप बहुत पुस्तकें पढ़े, पर आप उन पुस्तकों में अन्य पुस्तकों और अन्य विद्वानों के कथनों को पढ़ें, पर जो विभाजन से संपीड़ित रहे ऐसे सब लोग जो उनके जीवन काल में जीवित थे, उन सबके इंटरव्यू करके 4 खंडों में का प्रकाशन आया है। तो अद्भुत है, वो सबको पढ़ना चाहिए। और यहाँ के पुस्तकालय में नहीं है तो उसे मंगाना चाहिए। यहाँ कहा गया कि दीनदयाल संपूर्ण वाङ्मय का 15 खंडों में मैंने संपादन किया है। नाम तो मेरा है, पर एक पूरी टीम का काम। उस टीम में से अतुल्य यहाँ है, पर वहां रहकर जिन्होंने मेरे साथ काम किया वो आपके पड़ोस के ही छिंदवाड़ा के हमारे मित्र श्री लक्ष्मण नारायण लाड है। लक्ष्मण नारायण जी, आप इस सबको दर्शन दीजिए। जब संघ शिक्षा वाला में मैं आया था, तब यहाँ के माननीय संघचालक वैद्य भागीरथी थे। वे भी अद्भुत प्रतिभा थे। मेरे जीवन से उनकी अनेक बातें जुड़ी है, वो तो मैं यहाँ नहीं कहूँगा, पर सौभाग्य आज उनकी ही सीट पर जो आसीन है, स्वयंसेवकों के लिए जो प्रणम्य होते हैं, ऐसे माननीय संघचालक हेमेंद्र जी यहाँ पर है, मैं उनको भी
बहुत बहुत स्वागत नमस्कार करता हूँ। जो विषय मुझे दिया गया है वह है राजनीति के प्रति गौरव। आदरणीय मोहनलाल जी छिपा ने अभी दीनदयाल भाव की बात की। तो दीनदयाल भाव क्या है? तो दीनदयाल भाव को व्यक्त करने वाली 3 घटनाएं मैं बताऊंगा आपको, शायद ध्यान में आएगा कि दीनदयाल के भीतर का राजनीतिक बैकग्राउंड और कैसा था। इसी संघ शिक्षा वर्ग में 64 में बौद्धिक वर्ग में यथावतन उन्होंने कहा, स्वयं सेवक को राजनीति से अलिप्त रहना चाहिए जैसे कि मैं हूं। अब वो जनसंघ के महामंत्री एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे थे, तो उन्होंने कहा स्वयंसेवक को राजनीति से अलिप्त रहना चाहिए जैसा कि मैं हूं। तो रात्रि के प्रश्नोत्तर में उनसे पूछा गया कि आप एक राजनीतिक दल के महामंत्री हैं, आप अलिप्त कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं राजनीति के लिए राजनीति में नहीं हूं, मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत, राजनीति में संस्कृति का राजदूत अर्थात भारतीय संस्कृति भारत की राजनीति में प्रतिबिंबित हो, इसके लिए मैं राजनीति। ये भी आपका पहला था। दूसरा, इंडिया जी मूलतः प्रचारक, संघ के प्रचारक, उनके जीवन का प्राथमिक कार्य वही था। तो जब 1967 में पहला गैर कांग्रेसवाद का दौर चला, तब संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर में हमेशा होती थी, उस वर्ष थी, पर राजनीतिक गहना कहने के कारण कुछ 2 कार्यकर्ताओं को जो इस बैठक में अपेक्षित थे और वो बैठक में नहीं, तो दीनदयाल जी को अच्छा नहीं लगा। तो उस वक्त के दक्षिण भारत के अपने तरह के यादवराव जोशी, दीनदयाल जी उसके बात हुई होगी, तो यादवराव जी ने अपना संस्मरण लिखा। उसमें वो कि दीनदयाल जी ने कहा, यह अनुपस्थिति बहुत गलत है, राजनीतिक काम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, संघ के काम से महत्वपूर्ण नहीं होता, उनको यहाँ आना ही चाहिए। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, दीनदयाल जी ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं हूं, इसलिए चुनाव लड़ना उनके कहीं एजेंडे में नहीं था। लेकिन ऐतिहासिक कारणों से स्थितियां ऐसी बनी कि तब उत्तर प्रदेश के प्रचारक आदरणीय भावराव देवव्रत को लगा कि अटल जी चुनाव हार गए हैं, तो संसद में किसी को होना चाहिए, तो उन्होंने दीनदयाल जी को भेज दिया। दीनदयाल जी को उन्होंने कहा, दीनदयाल जी का ही मेरा काम नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा कि उपचुनाव। तो दीनदयाल जी जिनकी बात मानते ही के टालते नहीं थे, श्री गुरु जी से उनको कहलाया गया, तो गुरु जी ने कहा कि आप धर्म मानकर लड़ लो, और कहा जीत जाएगा तो बहुत नुकसान होगा, हार जाएगा तो ठीक ही है। तो दीनदयाल जी फॉर्म भर दिया। जिन्होंने टिकट दिया था उनके मन में कोई ना कोई बात यह थी कि दीनदयाल जी के नाम के पहले पंडित और बाद में उपाध्याय, तो यह ब्राह्मणत्व का संकेत करती, और यह कॉन्स्टिट्यूएंसी ब्राह्मण कॉन्स्टिट्यूएंसी थी मानी जाती थी, और उसमें ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का एक समीकरण हुआ करता था, और कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो राजपूत थे। तो वहां की ब्राह्मण सभा में दीनदयाल जी को आमंत्रित, तो दीनदयाल जी ने कार्यकर्ताओं से कहा
कि सब ब्राह्मण सभा के लोगों को सादर यह बताई, आज रात को जौनपुर के चौराहे पर मैं आम सभा करूंगा, उसमें वे जरूर पधारें। मैं किसी जातीय सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। वो नहीं गए, न केवल नहीं गए, सभा में भाषण दिया और बोले मुझे कोई इसलिए वोट न दे क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे इसलिए वोट दें कि मैं जनसंघ का प्रत्याशी हूं और अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद का प्रत्याशी हूं। इस संदर्भ में मैं अपनी बात कहूंगा, आप उस बात को वोट दीजिए। ब्राह्मण देवता नाराज हो गए, बोले अभी तो एमपी बनाई नहीं, अभी तो बनाई नहीं, अभी हमारे पास अभी तो तैयार नहीं है, बन गया तो क्या करेंगे। परिणाम दीनदयाल चुनाव, गैर कांग्रेसवाद का यह पहला चुनाव था और देश की 3 बड़ी प्रतिभाएं चुनाव लड़ रही थी। फर्रुखाबाद से डॉक्टर राममनोहर लोहिया, अमरोहा से आचार्य कृपलानी और जौनपुर से दीनदयाल उपाध्याय। फर्रुखाबाद से कुटिया जीते, अमरोहा से कृपलानी भी जीते और जौनपुर से दीनदयाल भी हारे। जब हार रहे थे तो सामान्य है कि तो मतगणना है, गणना केंद्र से जो लोग जीतने वाले होते हैं उनके जो समर्थक होते हैं वो भरते चले जाते हैं और जो हारने वाले होते हैं उनके समर्थक बाहर निकलते चले जाते हैं। और जब हारना पक्का हो गया तो दीनदयाल जी ने कहा चलो कहाँ चलना। बोले विजयी प्रत्याशी को पहली बधाई माला कि मेरी ओर से होनी चाहिए। हम हिंदू हैं, इतना तो हमको अपने प्रतिपक्ष का सम्मान करना ही चाहिए। और दीनदयाल जी ने उनको अपनी पहली बधाई और माला दी और फिर कार्यकर्ताओं से कहा कि अनाउंस करो कि रात को जौनपुर चौराहे पर सभा होगी। आप पंडित जी अपन चुनाव हार गए, जो जीत गए वो सभा करेंगे, अपन क्या सभा करेंगे। तो नहीं जरूरी। तो लोगों ने देखा आम सभा कर रहा है, हारा हुआ आम सभा कर रहा है तो बहुत ज्यादा है, तो जीते तो दीनदयाल जी ने अपने भाषण में कहा कि मतदाता हमेशा सही फैसला करता है और यहाँ के लोगों ने उचित फैसला किया। क्यों कि मैं तो जनसंघ का अखिल भारतीय कार्यकर्ता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बंध के रहता, बहुत बुद्धिमानी पूर्वक स्थानीय प्रत्याशी को चुना, इसलिए आप सब और आपने वो जनसंघ प्रत्याशी को भी वोट दिया उस और मैं गैर कांग्रेसवाद था उसने वोट दिया। धन्यवाद। और कहा जब तक चुनाव होता है तब तक हम दल के प्रत्याशी होते हैं, पर जब चुनाव हो जाता है तब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो चुनाव वे कांग्रेस के नहीं, यहाँ के जन के प्रतिनिधि हैं और मैं आश्वासन देता हूँ कि वे जो भी अच्छा काम करेंगे, अरे अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी रहने दो, अभी रहने बात है, वो जो भी अच्छा काम करेंगे मैं और मेरा दल उनका सहयोग करेंगे। दीनदयाल जी चुनाव लड़ा तो उनके चुनाव प्रभारी थे संकटा प्रसाद सिंह जी, जो बाद में किसान संघ के नेता रहे। तो संकट ने लेख लिखा, लिखा हम जौनपुर क्यों हारे। तो उनका पहला वाक्य है क्योंकि प्रत्याशी चुनाव जीतना चाहता ही नहीं। ये 3 घटनाएं मैंने इसलिए बताई कि जिस दीनदयाल भाव की चर्चा कर रहे थे आदरणीय मोहन जी,
वो दीनदयाल भाव था। वो दीनदयाल भाव ये है कि आज जिस राजनीति के हम दिशा वह राजनीति हमारे पिंड के अनुकूल नहीं। उस राजनीति के पिंड को भारत की संस्कृति से सराबोर कर देगा। इसके लिए हम काम करते हैं और क्रिया करें। बेरुबारी बंगाल का हिस्सा है, उसे न करें। और उसी समय भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी कि क्या यह समझौता कॉन्स्टिट्यूशनली करेबल है। तो सलाह दी सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की भूमि संप्रभु है, उसका कोई हिस्सा कोई सरकार किसी को नहीं दे। दीनदयाल जी को जानेंगे तो उस वक्त के इतिहास की घटनाओं को आज दीनदयाल जी को लोग क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि उन्होंने जो काम किया उन कामों को नहीं जानते। उन कामों को तत्कालीन सत्ता ने अवश्य बनाने की कोशिश की, इस कारण उनको नहीं जानते। और दीनदयाल जी ने इस देश के लोकतंत्र को सत्ता पक्ष में कौन बैठे थे? सत्ता पक्ष में वे लोग बैठे थे जिन्होंने अभी अभी भारत के विभाजन को स्वीकार किया था। ये प्रथम राष्ट्रवादी थे। नंबर 2 की पार्टी कौन थी? नंबर 2 की पार्टी वामपंथी थे, जो भारत को द्विराष्ट्र नहीं बहुराष्ट्र मानते। डॉक्टर मुखर्जी के नेतृत्व में 3 सदस्य थे जनसंघ के। मुखर्जी ने बाकी लोगों को जोड़कर के 28 लोगों का एक संयुक्त दल बनाया था। लेकिन सदन का पटल प्रथम द्विराष्ट्रवादी और बहुराष्ट्रवादियों से आक्रांत था। भारत माता की जय बोलना वहां संभव नहीं था और इसलिए भारत की संसद को उनसे भर देना है तो भारत माता की जय। और ये जो लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, राजा जी, इन सब के आभा मंडल बने हुए आजादी के आंदोलन की सत्ता में बैठे हुए। इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा? इनके खिलाफ खड़ा होना, लोकतंत्र को स्वस्थ विपक्ष देना, इसकी एक चुनौती लोकतंत्र के सामने थी। और उस चुनौती को स्वीकार किया। उस स्वीकार करने वाले महापुरुष का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और जब वो गए में, तब 52 में कांग्रेस जहां थी पीछे गई, सोशलिस्ट जहां थे पीछे गए, कम्युनिस्ट जहां थे पीछे गए, स्वतंत्र पार्टी बनी और बिगड़ गई। राज्य परिषद समाप्त हो गई, हिंदू महासभा खत्म हो गई। एक ही दल आगे बढ़ा जिसका नाम है जनसंघ, और वह दीनदयाल जी की आंख के सामने नंबर 2 की पार्टी। आप कल्पना कीजिए कि भारत के लोकतंत्र में अखिल भारतीय दल न हो। आजादी के बाद बहुत दल पैदा हुए, आज तक हो रहे, पर दीनदयाल उपाध्याय कहते थे विपक्ष वह नहीं है जो सत्ता पक्ष का विरोध करता है। तो कौन है? विपक्ष वह है जो विकल्प का संकल्प करता है। जिसके विकल्प देने की क्षमता नहीं, वह विपक्ष गैर जिम्मेदार। जिम्मेदार विपक्ष के पास विकल्प होने का सपना चाहिए। और इसलिए उन्होंने जनसंघ को पॉलिटिकल पार्टी नहीं, व्यवस्था का विकल्प तैयार किया। उस वक्त अनेक लोग थे, समय हो गया, उस वक्त बहुत लोग थे, हमेशा होते आदमी, जो सोचते थे कि क्यों ना हम जनाब बना, तो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है हिंदू में से, हिंदी में से, वहां कंसंट्रेट करके संसद में अपने सदस्यों को अच्छी संख्या में भेजते। तो उन्होंने 57 के कार्यकाल में कहा, दीनदयाल जी संपूर्ण देश चुनाव लड़ते हैं, जमानतें जब्त हो। आपको मालूम होना चाहिए, हिंदुस्तान के राजकोष में
सर्वाधिक जमानतें जमा करवाने वाला दल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि संपूर्ण देश के वालों जमानत छोटी, तो कहा इंडिया की जमानत तो छोटी है, तो ना कुछ कॉन्सेंट्रेट करके संसद में जाएंगे, भर्ती को जाएंगे। मेरे का नहीं, चुनाव जीतने के लिए हम चुनाव में लड़ते। क्या की बात बताए कैसा रहता है? बोले चुनाव तो जीतने के लड़े जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव वह मौका, लोकतंत्र में चुनाव वह मौका है जब दल अपनी विचारधारा और अपना नेतृत्व जनता के समक्ष प्रस्तुत करता। और इसलिए हमें किसी 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, संपूर्ण भारत में अपने कार्यकर्ता और नेतृत्व विकसित करना है। इसलिए जमानत जब हो जाए कुछ भी हो, सारे देश में हम चुनाव करें। आप कल्पना कीजिए, दीनदयाल उपाध्याय उस वक्त की बात मान जाते तो क्या जनसंघ अखिल भारतीय बनता? तो अखिल भारतीय न बनता तो आज देश को कौन अखिल भारतीय पार्टी उपलब्ध है? भारत के लोकतंत्र को आज उपलब्ध एकमात्र अखिल भारतीय दल ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का किया हुआ है। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि आप दीनदयाल जी को न मानिए, उनके विचारों को न मानिए, पर यदि आपको अखिल भारतीय पार्टी खड़ी करनी है तो दीनदयाल को पढ़िए, सामने आएगा कि कोई पार्टी अखिल भारतीय कैसे बनती है। धन्यवाद। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, विराम करता हूँ। हीरे जयंती समारोह जो दोनों विद्यापीठों में संयुक्त रूप से हमारी समिति के माध्यम से मना रहे हैं, इस अवसर पर जिनका बड़ा प्रेरणादायी उद्बोधन अपने को सुनने को मिला, मैं समझता हूँ कि बात के बाद तो बोलना मेरे लिए तो कठिन है, क्योंकि जिनके साथ वर्षों तक मैंने काम किया, जिन्होंने मेरे को काम में जोड़े रखा, लगभग मैं समझता हूँ 10-15 वर्ष विद्यालय परिषद में आपका सानिध्य मेरा, और उसके साथ और इसी के साथ मंच पर शिपा जी का भी सानिध्य मिला है। अजमेर यूनिवर्सिटी में अब तो कुल गुरु कहना ठीक रहेगा, उसमें तो कुलपति थे जैसे हमारे शिपा जी और सारण देव, जिनके साथ लगातार पिछले 5-6 महीने में कार्यक्रमों में मिलना होता है। उन्होंने जिस प्रकार से अपने विश्वविद्यालय को नयापन दिया है, उसके साथ इनके साथ में हमारे दोनों जो कुलपति के बेटे हैं, जिन्होंने हमेशा साथ दिया, ऐसे महेंद्र सिंह जी, और यहाँ सभागार में उपस्थित मैं कई देखता हूँ, लगभग यहाँ 50-60% से तो सीधा नाम से परिचित हूँ, ऐसे माननीय अरुण जी चतुर्वेदी, माननीय शेखावत जी, माननीय शिपा जी, चौधरी जी और बैरवा जी, अनुराग जी और सभी उपस्थित मेरे भाई और बहन। दीनदयाल जी के विषय पे जितना अध्ययन महेश जी कहा, मैं समझता हूँ उतना किसी का भी नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ। तो दीनदयाल जी भारतीय राजनीति के महान विचारक, संगठक और जनसंघ के प्रमुख नेता के रूप में रहे। ये ठीक है, उनका राजस्थान के साथ बहुत संबंध रहा है। उनका जन्म भी यहाँ पे हुआ नानकिया में, उसका प्रारंभिक शिक्षा भी अपने राजस्थान में हुई। पहले नाना नानी के रहते हुए उन्होंने गंगापुर में, कोटा में और फिर सीकर में उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद मथुरा दादरा गए और वहां पे जैसा बताया कि राष्ट्रीय स्वतंत्र संघ के संपर्क आने के बाद पूरा अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया और एक प्रचारक के रूप में उन्होंने मार्गदर्शन किया। और प्रचार रहते रहते जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद उस समय तो केवल बातें
साम्यवाद, पूंजीवाद और बाद में अपना समाजवाद, इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। सब लोग कोई पूंजीवाद का समर्थन करते थे, कोई साम्यवाद की चर्चा छेड़ते थे, और फिर अपना नया शब्द उस समय की सत्ताधारी दल कांग्रेस ने जिसको समाजवाद को लेकर के आगे चर्चा की कि कुछ तो मिश्रण उसका था, कुछ उसका था, लेकिन कहीं भी कोई धरातल पर बातें नहीं थी। और देश की परिस्थितियां ऐसी बनी तो 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अलग से जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप राजनीतिक दल उसका गठन किया। और गठन के समय विचार था कुछ अच्छे लोग जो भारतीय संस्कृति की आत्मा को जानते हैं, ऐसे कुछ लोग अपने दल के साथ जुड़ना चाह रहे थे। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय स्वतंत्र संघ के जो द्वितीय संघचालक गुरुजी थे, उनके पास गए। उनका मुझे एक ऐसा व्यक्ति दो जैसा संगठन करता भी हो और भारतीय संस्कृति की आत्मा को जानता हो, और हम एक मिलकर के एक नया ऐसा दल जो भारतीयता के साथ जुड़ा हो उसका गठन। पूज्य गुरुजी ने दीनदयाल जी को इसके लिए कहा। अब संघ में तो जो कुछ कहा जाए उसका अनुसरण करना होता है, चाहे वो दीनदयाल जी की इच्छा हो कि नहीं हो, उनको इनके साथ किया। और थोड़े समय में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहना पड़ा, यदि मुझे ऐसे दो दीनदयाल और मिल जाए तो हम भारत की तस्वीर को बदल सकते हैं। ऐसा वे कुशल संगठक के रूप में सामने आए और जिनका उद्देश्य यही था कि भारतीय संस्कृति व राष्ट्रवाद के पुनर्स्थापित किया जाए। उन्होंने संगठन के स्तंभ के रूप में काम किया। जैसा बताया चुनाव लड़ने में उन्होंने हमें यह कहा कि जातिवाद पर विश्वास नहीं, चुनाव चाहे हार जाए। और हारने के बाद कुछ लोगों ने एक बात किया और कहा था कि सामने वाले तो उन्होंने शराब बांटी, जातिवाद का उपयोग किया, पैसा बांटा, आपको किसने मना किया? उनका मैं इसके लिए चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव एक उद्देश्य को लेकर के लड़ा जिसको मैं सबके सामने लाने में सक्षम हुआ। और उस समय जो 1964 में जिसके अपन धीरे कहते बना, उस समय जो एक विचार दिया एकात्म मानववाद का, वह एक स्वयं अपने आप में बाकी सारे बातों से अलग हट करके एक भाव था, एक विचारधारा थी जिसे स्पष्ट कहा कि हम केवल शरीर की चिंता करते हैं, चाहे वो पूंजीवाद में हो चाहे साम्यवाद में हो। और शरीर को सुख एक तो कहता है जो कुछ देगी सरकार देगी, कुछ कहता है सरकार कुछ नहीं करेगी, आपको आश्चर्य मेहनत से सब कुछ करना है। इन्होंने कहा भारत के में हम शरीर के साथ मन, बुद्धि और आत्मा तीनों का समन्वय होगा तो संपूर्णता से देखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये राजनीति में बात कहना बहुत कठिन होता है, बाकी जगह तो कहीं भी आप कह दें। और उस समय उन्होंने 4 बिंदु रखे एक बिंदु के साथ कि राष्ट्र एक केवल भौगोलिक भूभाग नहीं, ये राष्ट्र मतलब केवल सीमाओं को लेकर के मेरा भारत है। उस समय भारत एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इकाई भी है, इसकी उन्होंने चर्चा की और साथ में स्वदेशी की चर्चा की ताकि हमारे आर्थिक और सामाजिक जो कुछ नीतियां बने वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप हैं। क्या विदेशों से कोई नकल आ गई उसको उन्होंने नहीं स्वीकार किया। और साथ में अंत्योदय की घटना दी कि सबसे पीछे बैठने वाले व्यक्ति का जब तक विकास न हो तब तक हमारे भारत की आजादी अधूरी है। इनको लेकर के किया। मुझे लगता है वर्तमान नेतृत्व ने भी उनके कुछ धारणाओं को मूर्ति रूप लाने का प्रयत्न किया है। जैसे जनधन योजना लागू की, हर व्यक्ति का अकाउंट खुलेगा, उज्ज्वला योजना लागू की, आयुष्मान होगा की, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का अवसर भी मिले, उसका प्रयत्न किया। और उसमें हमारे राष्ट्र नीति के उनके बहुत बड़े अच्छे लेख भी हैं और मैं समझता हूँ उसके बाद जो राजनीति के बारे तो राजनीति में आज के संबंध में
उनकी चर्चा होना एक सामने, क्योंकि जिस प्रकार से ये अमृत काल में भारत पहुंचा है, हमने भी 75 साल पूरे हो गए, 76-77 साल चल रहा है। ऐसे समय हमारा साथ में 2047 में एक विकसित भारत की भी हमारा सोच है, हमारी कल्पना है, हमारा लक्ष्य है। उसके समय हमें दीनदयाल जी के द्वारा बताई गई विचारधारा, राजनीति में रहकर के जिन्होंने काम किए, उसको जानना, उसको समझना, उसको मनन करना एक आवश्यक हो जाता है। कभी देखा कि जो स्वदेशी सोच या आर्थिक निर्भरता की, जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश में ही निर्मित जो हथियार थे, उन हथियारों ने जाकर के माध्यम से हमारी सेना ने वहां जाकर के जिस प्रकार से मारक किया, मैं समझता हूँ कि भारतीय लोग अपने ज्ञान में, विज्ञान में बहुत निपुण है, केवल उनको अवसर देने की आवश्यकता थी। तो आज उनका जो स्वदेशी का सोच है और आर्थिक निर्भरता हमारी होगी, स्वयं पे होगी, इसका जो विचार था वो अब हमें लगा। और यह भी एक उनके समय का सोच है कि राजनीति लोक कल्याण के लिए है, केवल वोट और सत्ता प्राप्त होने तक आचारों में दिखाई देता है। किसी भी तरह चुनाव जीतना, वोट प्राप्त करना और फिर सत्ता में रहना। अब वास्तव में ये कहा जाए कौन कर रहा है, लेकिन आज के वातावरण में लगभग यही दिखाई देता है। यदि हम दीनदयाल जी को देखेंगे तो हमारा मूल जो है राजनीति में आने का या भारतीय जनसंघ की स्थापना का या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य एक ही है, लोक कल्याण। उस लोक कल्याण के लिए हमारी नीतियां बने, लोक कल्याण के लिए वहां पे आचरण में लाई जाए, व्यवहार में लाई जाए, ताकि हमारे सबसे अंतिम छोर तक बैठा हुआ व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो। और व्यक्ति और उस समय की ध्यान है वो विकेंद्रीय करने की बात भी क्या करते थे, ग्राम पंचायत और निगम नगर पालिकाएं, ये उस समय का सोच है, ताकि हम सब लोग आगे बढ़े। लेकिन आज जब मुद्दों की चर्चा करते हैं तो नैतिकता का मुद्दा जब आता है, ये आज के समय हमारे लिए बड़ी चुनौती। मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए पर राजनीति के साथ जुड़े हुए अधिक लोग हैं और राजनीति में काम भी कर रहे हैं और राजनीति में काम करते थे तो क्या इसका अनुभव भी करते होंगे कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती नैतिकता है। उस नैतिकता को विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे रहें। क्या ये संभव है कि जो यहाँ की नीतियां जो भारतीय आत्मा को समझने वाली बन रही है, लेकिन साथ में राजनीति में हम लोग आए हैं, तो क्या संयम, सेवा और त्याग का भी कोई स्थान है क्या? उनके जीवन में ये था, उन्होंने कभी चुनाव लड़ने जैसा बताया सोचा ही नहीं। लेकिन आज तो कई बार पहले दिन से लगता है कि मैं राजनीति में आ ही इसलिए रहा हूँ कि मुझे चुनाव। तो ऐसे समय उनके जीवन को इस रूप में चर्चा करने पड़ेगी। क्या हम संयमता से, हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम राष्ट्र के लोक कल्याण का काम करें? अभी भी कई संगठन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो राजनीति में काम कर रहे हैं उनको इस पर गहराई से विचार करना पड़ेगा। क्या त्याग का भाव है क्या सेवा का भाव है क्या? केवल कार्यक्रमों के माध्यम से तो दर्शाते हैं, लोग कटुबात केवल लोगों के आधार पे। मैं भी कभी राजनीति में 2003 से पहले नहीं था, लेकिन 3 में जब आए हूँ पिछले 22 वर्षों में काफी अनुभव भी आया, लेकिन अनुभव सरल रहे, रास्ता तो इसी में से चुनना होगा। मुझे कई बार लोग कहते हैं राजनीति में गिरावट आई है, तो राजनीति में कोई गिरावट नहीं है। जैसा समाज होगा उसका राजनीति पे असर आना तो एक स्वाभाविक है। हमारे परिवारों में क्या है, जब परिवारों में आएगा, समाज में आएगा, तो असर राजनीति में भी आएगा। ऐसे समय राजनीति को दिशा देने का काम ऐसे जो अपने दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति है या ऐसे जो विचारों को ये काम करने वाले लोग नहीं, उनको पहल करके तो आज का कार्यक्रम शायद उसी उद्देश्य को लेकर के रखा होगा कि नई दिशा दी जाए, विचार किया जाए, इसको कैसे बनाया जाए। केवल वो किताबों में तो है, हमारी जानकारी में भी है, हम चर्चा भी करते हैं, भाषण भी करते हैं, लेकिन उसको व्यवहार और आचरण में कैसे लाया जाए, इस मुद्दे को इस आगामी 2 दिनों में
क्या गहरी विषय होगा जो उद्घाटन सत्र है इसमें उसको करते अंग को प्रचुर भाव को, लेकिन उसमें चर्चा करते उसका कोई रास्ता कोई मार्ग सोचना। ये देश आगे बढ़ेगा जिन आधार पे देश विश्व गुरु था, और आज जब विश्व गुरु की चर्चा करते हैं आधार तो वही रहने वाला है। जैसे कहा संविधान में संशोधन तो हो सकते हैं, लेकिन उसके मूल भाव को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो हमारे मार्ग तो समय समय अनुसार परिस्थिति अनुसार खुद बदला जा सकता है, लेकिन मूल भाव जो है राष्ट्रवाद संस्कृति वह अपना मूल है, उसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। इस प्रकार के सोच की आवश्यकता है, और बाकी काम तो बहुत चले, लेकिन यह भी उसका स्वरूप है, स्टार्टअप भी उसका एक अंग है। ऐसे भाव कई हैं जिसके आधार पर हम लोग बढ़े, लेकिन उन सबको यदि हम स्पष्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जो पहले 71 साल का बहुत बड़ा समय केवल विदेशों की नकल पर है, अपने भारतीयता में नहीं है। अब जाकर के लगा कुछ आशा की किरण दिखाई देती है, जब विदेशों की जगह नकल की जगह और स्वदेशी के भाव पर हम धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये स्वदेशी के भाव करना पड़ेगा, और इसलिए कई बार सोचते हैं यदि ये भाव उस समय सोचते तो शायद राजनीति में कोई आता नहीं, कि राजनीति की सफलता का अर्थ केवल चुनाव लड़ना नहीं। चुनाव लड़ना एक अंग है, लेकिन उसके आधार पर समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन होने के वह हमारा सफलता है, और परिवर्तन दिखाई दे तो 1947 से चले, और बीच में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब लगता है कहीं तो सकारात्मक परिवर्तन जो दिखाई देने लगे हैं, उनकी राजनीति का समर्थन। जैसे हमारे वही जी ने कहा कि इस समय हम जिस चीज की कर रहे हैं, जो चुनाव लड़े वो चुनाव से लड़े वो ठीक है, चुनाव इसलिए लड़े सकारात्मक परिवर्तन आए। उस समय तो मुझे ध्यान है जनसंघ को कैंडिडेट नहीं मिलता था, जमाना सब होगी तो भी उसको लड़वाते थे कि चलो कमल का फूल, वो कमल का फूल क्या दीपक सब जगह तक पहुंचे। इस प्रकार की सोच पर हमने आज उसको आगे लिया है, और एक तभी संभव है जब हमारे इस कार्यकर्ताओं में एक त्याग सेवा के साथ एक संगठन सर्वोपरि है। यह भाव, तो ये भाव तभी दिखता है जब जो आपको कह रहे हैं संगठन सर्वोपरि है उसके जीवन में भी, और जीवन बोलता है। और अपने रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने उदाहरण नहीं होगा, आप सब जानते हैं रीता कहानी की बात को लेकर के, जब तक स्वयं आचरण होगा उसका असर होगा। बाकी हम कितनी चर्चाएं कर रहे हैं उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमें जीवन के मूल्य और मर्यादाओं का भी धीरे धीरे कमी, जिसका दीनदयाल ने अपने पूरे जीवन में पालन किया मर्यादाओं और जीवन मूल्यों का, और उसमें कहीं ना कहीं कमी जो दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ हम जो राजनीति में आए हैं हमें भी सोचना पड़ेगा, हम किसी सिद्धांत के लिए आए, किसी विचार के लिए आए हैं, और उसमें हमारा चरित्र महत्वपूर्ण है। कि ये दोनों चीजें नहीं है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल करके इस ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। देश तो चलेगा, देश आजादी है, और देश की परिवर्तन प्रकृति करती है, और प्रकृति में लिखा है कि देश को विश्व को दिशा देने वाला देश है। विश्व को था भी, है भी और रहेगा भी। ये प्रकृति अपने हिसाब से समझी परिस्थितियां निर्माण करती है, हम उसके सहभागी करके अपने जीवन का कुछ अंश, जीवन की कुछ आहुति उस यज्ञ में भी हम लोग सुचारू रूप से दे सके, इसकी विचार करने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है। हम ही कुछ करेंगे या कोई पार्टी करेंगे ऐसा नहीं, हम उसके माध्यम बनेंगे, निमित्त बने, और भगवान ने बताया भी है। आज हम यहाँ जुड़े हैं, और कई लोगों को देख रहा हूँ वर्षों से जिनको शायद कोई टिकट भी नहीं मिला होगा, जिनका शायद कोई नाम भी नहीं आया होगा, ऐसे लोग भी लगातार अब भी काम कर रहे हैं। संघ में तो करते ही नहीं, संघ के अलावा कई क्षेत्रों में और भी कर रहे हैं। ये विचार पूर्वित पोषित होकर के आज संगठन की स्थिति बनी है। हम सारे केंद्र में सत्ता में भी हैं, राज्यों में भी हैं, और पूरे राष्ट्रव्यापी भी बने हैं। ये पूंजी जो है ये महापुरुषों के द्वारा जो छोटा सा बीज लगाया वह अर्पण पोष करके बड़ा पौधा हुआ है। ये उनकी तपस्या का
ही फल है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ अब भी कई विषय हैं तो हम अपने मूल्यों की चर्चा करें और आज निश्चित रूप से हम सब लोगों को लगता है कि मूल्यों पे संकट आया होने चाहिए। वो संकट कोई और दूसरा आकर नहीं करेगा। ऐसे कुछ लोग अपने में से तैयार होंगे, समाज में से तैयार होंगे जो सब ज्ञान के भाव और मूल्यों का जो संकट है उसे दूर करेंगे। जीवन मूल्यों पर आधारित अपना जीवन जो लोग जी रहे हैं उसे प्रेरणा लेंगे, दीनदयाल से प्रेरणा लेंगे। तो राजनीति में अब राजनीति तो ऐसी चीजें नहीं है तो पलायन करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर लोगों से चर्चा होती है कि जीवन का पलायन में हम तो क्या ऐसी राजनीति नहीं करना, वहीं रहकर के काम करना और नई दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा के आधार पर नई दिशा देते हुए अपना आचरण करते हुए अपने व्यवहार लाते हुए हम इस राष्ट्र देवता के चरणों में अपना भी कुछ अर्पण करके इसे देश के अंदर काम करें ताकि यहाँ पर उनकी विचारधारा केवल उनके चित्र को माल्यार्पण करना, पुष्पांजलि करना ये तो मन के भाव को जागृत करने का एक माध्यम है, लेकिन असल में हम इसको जीवन में आचरण करते हुए लाएंगे। क्योंकि आज प्रचार तो हो रहे हैं ये समिति ने जिस प्रकार से धानक्या में राष्ट्रीय स्मारक बनाया, आज भी वहाँ जाए तो हम देखते ही वहाँ प्रेरणा का जागरण होता है। उसको देखा वाराणसी में 2020 के 73 फुट की भी उनकी मूर्ति, उसके साथ 2072 फुट की 107वीं जयंती पर नई दिल्ली में स्मारक। ये स्मारक इसलिए बनते हैं कि उनको प्रणाम करते हुए उनके जीवन के जो भाव हैं वो अपने बनाए और हम उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। बाकी इस समय तो समिति काम करे कि अवार्ड भी दिए जा रहे हैं, कई जगह भाषण वाला है, लेकिन उसके ऊपर आगे बढ़ना और उनका आदर्शवादी जो व्यक्तित्व है वो नई पीढ़ी के सामने रखना ताकि नई पीढ़ी भी उसमें से कुछ आदर्श को अपनाते हुए आगे बढ़े। और आज भी मैं कहता हूँ उनकी जो विचारधारा है वह हम सबकी मार्गदर्शन है। विशेष रूप से जो राजनीति में काम करने वाले नए नए कार्यकर्ता जुटे जा रहे हैं उनको इस विचारधारा के साथ रखें। कैसे राजनीति में रहते हुए भी हमारा राजनीति व्यक्तित्व के रूप में रह सकते हैं ये उन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसा भी हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की संगोष्ठी आयोजित करना, जयंती आयोजित करना और इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए बंधु हैं। मैं समझता हूँ कि बंधु जो अपना समय निकाल कर आए हम यहाँ से जाकर के अपने क्षेत्र में उनकी उनकी विचारधारा, उनके मूल्य, उनकी बातों को हम नीचे कार्यक्रम तक किसी छोटे छोटे ग्रुप में चर्चा करते हुए और उसमें छोटे छोटे चीजें करते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से यह विषय जो आज लिखा है राजनीतिज्ञ दीनदयाल उपाध्याय, मैं समझता हूँ राजनीति में भी एक संत पुरुष थे तो शायद विशुद्धि नहीं होगी। ऐसे संत के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़े। इतना ही निवेदन करता हूँ, मुझे अवसर दिया, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या अवसर को कर रहा हूँ, सारे लोगों के बीच में काम करने का अवसर मिला है। और पीएम कॉलेज ऐसा इन्होंने कहा कि मैंने ओटीसी में कई ओटीसी में रहा लेकिन प्रबंधन में नाते रहा। ऐसा मुझे स्मरण आता है यहाँ पे वर्षों तक ओटीसी लगी, हर वर्ग में प्रबंधन के नाते रहा। इस बार आलोक में लगी, वहाँ भी प्रबंधन के नाते रहा। जो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के लगते थे वो पहले ही हो चुके थे। तो ऐसा पीएम कॉलेज के साथ भी संबंध रहा है, ऐसा उदयपुर के साथ भी संबंध रहा है और शिवाजी के साथ भी संबंध रहा, महजी के साथ भी रहा। मैं तो आज सुनने के लिए आया था, लेकिन बोलने के लिए कहा तो मैंने कहा बोलूंगा जरूर, लेकिन अभी जो नया दायित्व है स्पीकर का, स्पीकर के दो ही दायित्व है। जब वो खुद खड़ा हो तो सभी बैठे हैं और स्पीकर हु स्पीक लेस वो स्पीकर होता है। फिर अपनी बात को नहीं विराम देते हुए आपने बताया दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह में पधारे हुए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर देवनानी साहब, हमारे बीच पधारे हुए महेश जी शर्मा साहब, छिपा साहब, इस संस्थान के वर्किंग प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह धनदेव साहब, इस संस्थान के प्रबंध निदेशक भाई मोहम्मद सिंह जी रूपा खेरी, चतुर्वेदी साहब, शेखावत साहब,
ये चौधरी साहब और इस सभागार में विराजे हुए अन्य विद्वजन, ये संस्था नावारी है कि आज से ठीक 60 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने विचारों का एक पौधा रोपा था। उस पौधे को प्रफुल्लित, प्रस्फुटित और फल आए, उसको पुनः सींचने के लिए आज इस सभागार में जो विभिन्न बना रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि वह पौधा प्रस्फुटित, प्रफुल्लित होगा और देश में नए विचारों का एक संचार होगा, जो कि आज की आवश्यकता है। एकात्म मानववाद से मैं अपनी अल्पबुद्धि से समझ सका हूं, ये जितने मंदिर विराजमान है, ये मंदिर है, इनमें एक चेतना विराजित है। एक चेतना जो मैं जो समझ पाया हूं कि शायद पंडित जी की यही मंशा रही होगी कि जितने भी मंदिर यहाँ विराजमान है, वो सब एक उनके अंदर एक चेतना, एक परमात्मा विराजमान है। वो चेतना हम किस तरफ ले जा रहे हैं? हम आसुरी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं या देवी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं? उस बात को रोकने के लिए शायद पंडित जी ने ये बीड़ा मानवता का उठाया कि हमारी उस चेतना मानवता की तरफ अग्रसित हो तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ऐसा मेरा सोचना है। आप विभिजन है, चर्चा करेंगे तब उसके बाद और कुछ निष्कर्ष निकलेगा। इस चेतना को दबाने के लिए बहुत वर्षों तक इस चेतना को जो अलग जगाना चाहते थे, उन्हें क्रश किया गया। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्रश ही नहीं किया गया, कितनी बार इसे मिटा दिया गया, लेकिन जो पौधा लगता है अच्छी भावना से, भावना के साथ और पानी जब उसमें सींचा जाता है तो थोड़े दिन वो सुषुप्त अवस्था में रहता है और पुनः जागृत होकर के, तो शायद आज हमारा भी ये सौभाग्य है और इस संस्थान का भी ये गौरवान्वित विषय है कि वो 60 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था, वो विचारधारा, जो कलुषित विचारधारा हुई थी दिनों में, वो विचारधारा को क्रश करने के लिए नई विचारधारा, पुनः उस विचारधारा के परमाणु वायुमंडल में आएंगे और लोगों की मानसिकता निश्चित रूप से बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। माननीय शर्मा साहब ने एक बात कही, मैं उसके आगे शिल्पा साहब ने कल कोई किस्सा सुनाया। पंडित जी चुनाव हार गए, वो चुनाव हारने के लिए खड़े हुए। उनसे पहले जो बाई इलेक्शन हुआ, जो इलेक्शन में थे, उनके लड़के को टिकट दिया गया। शायद वो पहले वाले जनसंघ में ही थे, उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए उनको कांग्रेस से खड़ा किया गया। तो लोगों ने कहा साहब कि पंडित जी आप तो बीड़ी पीते नहीं हो, सामने वाला तो लोगों के साथ बैठ के बीड़ी पिएगा, इसीलिए तो वो जीतेगा, मैं नहीं जीतूंगा। वो लोगों के साथ बैठ के बीड़ी पी लेता, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, इसलिए मैं नहीं जीतूंगा और वो जीतेगा। तो पंडित जी का जो राजनीति से दूर रहने का और राष्ट्र को नई दिशा देने का जो विचार था, शायद इसीलिए वो दलगत राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते थे और इसीलिए शायद वो जानबूझ करके चुनाव हार गए। आप सब लोग विभिजन है, आप सब इस संस्थान में पधारे, आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने पधार कर एक नई विचारधारा को दिशा दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गणनाथ। आज का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, इस कार्यक्रम में हमारे सिविल लाइन के विधायक श्री गोपाल शर्मा जी पधारे हैं, उनका भी समिति अभिनंदन। अब दूसरा सत्र चालू होगा और दूसरे सत्र की चयन गोपाल जी और हिंदू सेक्रेटरी दोनों एक ग्रुप होता है और ऐसा उपाध्याय जी वर्तमान में जयपुर की सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद पर भी सुशोभित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपका सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। Proceedings in India, People's Perceptions and RSS नामक पुस्तक का प्रकाशन कर समाज को एक नई दिशा देने का एक अद्भुत प्रयास किया है। ऐसे और भी आपकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उपाध्याय साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
हज़ारियाबाद से श्री राम जी भाई साहब, हमारे संघ के जयपुर के प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमान शिपा साहब, गहवाल साहब, अपने राजेंद्र सिंह जी शेखावत और महेश जी भाई साहब के तीन भाइयों में से एक भाई की भूमिका निभाते रहे डॉक्टर लक्ष्मीनारायण डाट साहब और आप सभी कुंजन जी, हमारे सहयोगी साथी, और यहाँ पर पत्रकारिता के अंदर उदयपुर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, उन सबको विशेष रूप से नमस्कार। आप सभी को फिर प्रणाम। आज के इस अवसर पर महेश जी भाई साहब के कुछ भी बोलने के पश्चात किसी की भूमिका संक्षिप्त हो गई। उसका कारण है कि पंडित जी दीनदयाल जी उपाध्याय जी के ऊपर बोलना किसी के लिए भी सरल है, सहज है, लेकिन पंडित दीनदयाल जी को अपने अंदर जीना इतना दुर्लभ है कि उसको सुलभ करने का काम भारत में एकमात्र अगर किसी व्यक्तित्व ने किया है तो वो महेश जी भाई साहब ने किया। महेश जी भाई साहब इस चीज को भली भांति जानते हैं कि हम लोग स्वयं शासित हैं, मतलब जीवन को स्वयं की प्रेरणा से ही अनुशासित करते हैं। इसलिए कभी न कभी कोई बात ऐसी निकल जाती है जो भले ही उपयुक्त न लगे, लेकिन वो स्वयं की प्रेरणा से मिली हुई है, क्योंकि हमको शिक्षा यही मिली हुई है। जब महेश जी भाई साहब ने पंडित दीनदयाल जी के ऊपर शोध शुरू किया डॉक्टर इकबाल नारायण जी के नेतृत्व में, उस समय तक मुझे नहीं लगता कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंतियां मनाई जाती हो। भाई साहब आते थे वाराणसी, मैं वैसा बात अपनी शुरू कर रहा हूँ, मैं अपनी को मेरे को आप क्षमा करेंगे, इकबाल नारायण जी के पास में, और उस समय तक दीनदयाल जी के बारे में इन्होंने जो संस्मरण किए, जो उन्होंने उनके समकक्ष रहे हुए प्रचारकों के अनुभव लिए हैं, और जो उन्होंने उनका वर्णन किया है व्यक्तित्व और कर्तृत्व के अंदर, उसमें दीनदयाल जी की संपूर्ण अनुभव, विचार, संस्कार उसके अंदर समाहित है। ये मैं भाई साहब के सामने नहीं कह रहा हूं। अगर व्यक्तित्व और कर्तृत्व दीनदयाल जी की जो पुस्तक है वो पढ़ ली जाए तो हम दीनदयाल जी को संपूर्ण रूप से देखने का और समझने का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज कि मुझे बताया गया पत्रकार और साहित्यकार के रूप में, तो पंडित जी जिस समय पत्रकार और साहित्यकार के रूप में सामने आते हैं वह काल है जब वो राजनीति में भी शामिल आते हैं। लोगों को लगता है कि वो पहले हमारे पार्टी जनसंघ के महामंत्री थे, पहले महामंत्री नहीं थे, वो तीसरे महामंत्री थे, दो समान थे। उसके बाद पंडित जी भारतीय जनसंघ के अंदर गए और दो विषय उनके सामने थे जिन पर वो पांचजन्य ऑर्गेनाइजर इन सब में या अपनी डायरी के अंदर लिखा करते थे, और वो विषय थे, उस समय योजना आयोग बन रहा था, उस समय भारतीय संविधान बन रहा था, तो संविधान के ऊपर किस तरह का संविधान बने इसके ऊपर पंडित दीनदयाल जी लगातार लिखते रहते थे। उनका जो आज मोदी जी कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता का अंत होना चाहिए, वह गुलामी की मानसिकता का अंत दीनदयाल जी ने जब भारतीय संविधान के बारे में कि किस तरह का संविधान हो उसको लिखते समय जो चार प्रमुख बातें लिखी, उसमें एक यही था कि गुलामी की मानसिकता का अंत। और दीनदयाल जी उस समय वही कह
जो परम पूज्य नेहरू जी कह रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे। अम्बेडकर जी ने 26 जनवरी को संविधान लागू होने से पहले 25 तारीख को अपने भाषण के अंदर 3 लोगों के उदाहरण दिए। एक दिया मोहम्मद बिन कासिम का। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे सफल रहा, क्योंकि उनको दाखिल को उनके लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद गोली कैसे सफल रहा, कि बाबा साहब अम्बेडकर के 25 जनवरी के भाषण को पढ़ करके देखिए। उन्होंने मोहम्मद गोली का उदाहरण दिया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी का उदाहरण दिया कि हमारे राजाओं ने उनका विरोध किया, इसलिए छत्रपति शिवाजी के सामने दिक्कत आई। अगर आजाद हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह की विरोध की मानसिकता चलती रही तो कभी भी भारत की स्वतंत्रता जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाएगी। पंडित जी ने दीनदयाल यही कहा और बार बार कहा। उनकी जब डायरी का लोकार्पण होना था, उसकी भूमिका लिखी जानी थी, तो भूमिका किसने लिखी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के राज्यपाल रहे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। डॉक्टर संपूर्णानंद जी को नानाजी देशमुख ने कहा, और संपूर्णानंद जी ने कहा कि अगर दीनदयाल जी की डायरी नहीं होती तो मैं इसके लिए प्रस्तावना नहीं देता। दीनदयाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि मैं डायरी की प्रस्तावना लिख सकता हूं। इसलिए जब मैं दीनदयाल जी की कथित हत्या के बारे में फैसला सुनाने वाले जज मुरलीधर जी से मिला दिल्ली के अंदर, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जज साहब क्या है? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई पूछे दिल से तो मैं कहूंगा कि ये विचारों की हत्या थी, व्यक्ति की हत्या नहीं। ये एक बड़ा विषय है, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैंने जज साहब से ये भी पूछा। मैंने कहा कुछ तो याद करके बताइए। तो उन्होंने कहा एक कांग्रेस के नेता थे हरिहर सिंह बनारस के, उन्होंने चंद्रभानु गुप्त को कहा कि अगर जल्दी से फैसला करवाना हो और कैनेडी की हत्या की तरह से इसको विवादास्पद नहीं बनाना हो तो मुरलीधर हमारा आदमी है, इसको जज बना दीजिए। ये मुरलीधर जी ने कहा, उनकी बेटी बात नहीं थी, दिल्ली की बात है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि राम अवध और भरत इन दोनों से बचकाना तरीके से ये काम हो गया? बोले इसलिए कि कहने को कुछ था नहीं और बार बार दबाव आ रहा था कि जल्दी से फैसला सुनाओ। तो यह जो विचारों की हत्या है, क्या दीनदयाल जी उस समय रेवेंट रह गए थे? मैं जी भाई साहब ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मुझे यह पता है कि वह दीनदयाल जी के रुदन का काम था। कालीकट के अंदर अधिवेशन हो रहा था, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जनसंघ के मंत्रियों को जो पद दिए हुए थे, जो विभाग दिए हुए थे, वो उन मंत्रियों के लौटने से पहले बदल डाले थे। ये कौन कह रहा है? ये चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर विदेशियों ने जो रिसर्च की है उसका रिसर्च। और पंडित दीनदयाल जी चाहते थे कि ऐसे करप्ट मंत्रिमंडल के अंदर हमारे मंत्रियों को नहीं रहना चाहिए, लेकिन वह बेला ऐसी थी कि जिसमें वो फंसे हुए थे, वो फंसे हुए थे। आखिरी बात कह करके, एक आध बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं विषय के ज्यादा ऊपर भी नहीं हूं। वो विषय ये है कि मरने से पहले वो भारतीय सुरक्षा के ऊपर कुछ जरूरी रिसर्च कर रहे थे। उनके साथ फाइल रहती थी। उन्होंने राजस्थान का दौरा किया था 1 तारीख और 11 तारीख के बीच में। वो चाहते थे कि सुरक्षा से संबंधित कांग्रेस की सरकार और जो उनके लोग लिखते हैं वो बाहर आना चाहिए।
नहीं आ सका। दीनदयाल जी नहीं रहे और बहुत जिम्मेदार लोगों को, जिनको इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए था, एक तरफ तो वो लोग थे, यहाँ विनोद जी बैठे हैं, उनके परिवार के मधु जी नहीं आए, एक संगठन बना, क्रांतिकारी परिवार संगठन, जिसमें भगत सिंह के सगे भांजे संयोजक प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष नारायण राव जी सावरकर की पुत्र बंधु मानी थी, और मैं उसका संयोजक था। उसमें दीनदयाल जी के परिवार को शामिल किया गया। सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने माना, उनके परिवार ने माना कि दीनदयाल जी का कार्य इस स्तर का है कि उनका परिवार हमारे बीच में होना ही चाहिए। लेकिन उनकी मृत्यु के विषय को दबा दिया। मैंने वाराणसी की कोर्ट के अंदर रात के अंधेरे में पता करवाने की कोशिश की कि वो फाइलें कहाँ है जो सेठ जी ने लड़ी थी और उनके सहयोगी राजनीतिकारी जी ने लड़ी थी, नहीं मिली। अंत में पता चला कि नेता ने मंगवा लिया अपने घर पर, और उनके घर पर फोटोकॉपी भी नहीं छोड़ी। मैंने उनके घर के ऊपर पूछा कि फोटोकॉपी लाओ, बोले तुम्हारे पत्रकार ले गए, और वो ये कह करके गए कि मैं भिजवा दूंगा। उन वरिष्ठतम पत्रकार को फोन किया तो वो इस बात को भूल गए। हमारे राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था, जब कोई मामला आया था केजीपी का 14 से पहले, उन्होंने कहा था कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की हत्या एक बड़ा, लेकिन चूंकि वो तो शरीर था, शरीर चला गया, विचार अनंत है, अनंत में गूंजते रहेंगे। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब संघ शिक्षा वर्ग में परम पूजनीय गुरु जी को पता चला कि दीनदयाल जी चले गए, वो वाराणसी पहुंचे और उन्होंने किसी का हाथ पकड़ लिया और रोने लग गए। तो यह दीनदयाल जी, यह शक्ति अंत्योदय से निकलती है। उनका जो भाव था वो अंत्योदय नहीं था। अंत्योदय कहने का मतलब है कि एकात्म मानववाद के से अलग रास्ता अपनाना। हाँ, वो रास्ता अंत में मिल सकता है। जैसे एक बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आई तो हमारे तत्कालीन परम पूजनीय संघ चालक कुशी सुदर्शन जी ने जोर देकर कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द से मैं अपने को असहमत पाता हूं। जय की बात है। मैं आपसे कहता हूं कि अंटू दी लास्ट जो रस्किन ने पुस्तक लिखी, उसका अनुवाद गांधी जी ने किया, उसमें से शब्द निकलते गए और उसमें से जो अंत्योदय निकला, जिसको भैरव सिंह जी शेखावत ने पहली बार चलता। लेकिन अगर पंडित दीनदयाल जी के ऊपर ही रहना है तो हमको एकात्म मानववाद तक सीमित रहना पड़ेगा, और ये कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण की आत्मा में मिलेगा। व्योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब में मेरे को और मेरे में सब को देखो। यही एकात्म मानववाद का मूल है, जिसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के बाद में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने की। यही उनके साहित्य में आया, यही उनकी पत्रकारिता में आया। मैं कल एक जिक्र कर रहा था तो मेरे को लोगों ने कहा कि उनको पत्रकार और साहित्यकार की बजाय सिर्फ चिंतक के रूप में देखना, चिंतन करते, पत्रकारिता के अंदर लेख लिखते थे, वो उनकी एक विधा थी। उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। सर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी पर किस तरह से लिखी, हम सब लोगों ने महेश जी भाई साहब के जरिए जाना है। मेरे को यहाँ बुलाया गया, उनकी बात कहने का अवसर मिला। हो सकता है कोई दूसरी बातें सुनने के लिए बुलाया गया हो, लेकिन मेरी आत्मा के अंदर जो बात थी वो बात यही है कि राष्ट्र को सही जगह पर अपने समय में लाने की कोशिश जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने की एकात्म मानववाद के रूप में, उसी की जरूरत है। जब तक सत्ता और जनता, जब तक शासन करना और शासन किनके ऊपर करना, यह विविधता रहेगी, जब तक सरकार देने वाले के रूप में रहेगी,
तोड़ने वाले हैं, हम मरोड़ने वाले हैं और हम सबको एक करने वाले हैं। ये भावना जब तक रहेगी तब तक न तो दीनदयाल जी की गरीबी को समझ पाएंगे, न दीनदयाल जी के संस्कार को समझ पाएंगे और न दीनदयाल जी के परिश्रम और ऐसे महामानव को समझ पाएंगे जिस व्यक्ति की आज भी कल भेजी गई सीकर से फोटो देख के लगता है कि जैसे कोई आकाश के अंदर कोई नक्षत्र चमक रहा है। मैं अपनी इतनी बात कहता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपने बुलाया इससे बहुत